साल 1826, जब भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन था, जब संवाद की भाषा जनता की नहीं, सत्ता की थी, तब एक व्यक्ति ने कलकत्ता की एक छोटी सी छपाई मशीन से पहली बार हिंदी में समाचार पत्र निकालने का साहस किया। नाम था उदंत मार्तंड। उसके शीर्ष पर लिखी एक पंक्ति हिंदुस्तानियों के हित के हित आने वाले 200 वर्षों की भारतीय पत्रकारिता का दर्शन बन गई। ये केवल एक समाचार पत्र नहीं था, ये भारतीय भाषाओं की आवाज था। एक ऐसा सूर्य जिसने हिंदी पत्रकारिता के आकाश में पहली बार प्रकाश फैलाया। और लगभग 200 वर्षों बाद उसी चेतना को प्रणाम करने, पत्रकारिता के मूल स्वरों को पुनः सुनने और नए भारत के संवाद को समझने के लिए भोपाल के भारत भवन में जुटे देश भर के पत्रकार, चिंतक, लेखक और विद्यार्थी। माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, वीर भारत न्यास, भारत भवन, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की संयुक्त पहल पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय समविमर्श प्रणाम उदंत मार्तंड। भारत भवन की सीढ़ियों पर उस सुबह कुछ अलग था। गर्मियों की हल्की धूप धीरे धीरे परिसर में फैल रही थी। झील की ओर से आती हवा के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग एक एक करके सभागार की ओर बढ़ रहे थे। कुछ के हाथों में किताबें थीं तो कुछ के पास नोटबुक। कहीं वर्षों का पत्रकारिता अनुभव था तो कहीं भविष्य के पत्रकार बनने का उत्साह। तारीख 8 मई 2026, स्थान भोपाल का सुप्रसिद्ध कला केंद्र भारत भवन। अवसर था 3 दिवसीय राष्ट्रीय समविमर्श का भव्य शंखनाद। जैसे जैसे अतिथि कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास, संस्कृति और चेतना का एक अद्वितीय संसार जीवंत होता गया। 200 वर्षों की हिंदी पत्रकारिता की यात्रा की एक दुर्लभ और ऐतिहासिक झलक इस आयोजन का सबसे आकर्षक केंद्र रही। वर्ष 1826 में प्रकाशित उदंत मार्तंड से आरंभ हुई हिंदी समाचार पत्रों की गौरवशाली यात्रा को यहाँ सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। ये समाचार पत्र केवल खबरों का संकलन नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी भी कहते हैं। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों का ये सफर भारतीय मीडिया के विकास और समाज के निरंतर परिवर्तन का जीवंत दस्तावेज बनकर सामने आता है। सभागार में बढ़ती उपस्थिति इस बात का स्पष्ट उद्घोष थी कि आने वाले 3 दिन केवल औपचारिक भाषणों के नहीं, बल्कि वैचारिक मंथन, असहमतियों के सम्मान और आत्ममंथन के होने वाले हैं। मंच की आभा बढ़ा रहे थे अयोध्या के आचार्य मिथिलेश चंदिनी शरण जी, पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर जी, प्रख्यात विचारक डॉक्टर सी जयशंकर बाबू और विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी जी। साथ ही दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के प्रमुख डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा एवं वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी भी मंच पर मौजूद थे। जबकि पूरे सत्र को सूत्र में पिरो रहे थे श्री विनय उपाध्याय। अपने वक्त को, अपने हालातों को याद कर रहे हैं, जब निश्चित रूप से पत्रकारिता की जिम्मेदारी आज कुछ और अलग अपेक्षित की जाती है। पहले दिन के विमर्श का केंद्र बिंदु था मनुष्य, समाज और पत्रकारिता का त्रिवेणी संबंध। कार्यक्रम की शुरुआत कुलगुरु के स्वागत भाषण से हुई। 5 महीने पहले जब ये विचार आया कि उदंत मार्तंड के 200 वर्ष का प्रसंग मई में आने वाला है, तो भारत का अग्रणी मीडिया विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या धर्म है। तो पहला विचार ये हुआ कि कोलकाता में जाकर ही प्रणाम किया जाए उदंत मार्तंड की जन्मभूमि को।
तो ये जो शीर्षक आया है प्रणाम उदंत मार्तंड, ये वहाँ से आया। माननीय मुख्यमंत्री जी तक, जो हमारी महापरिषद के आदरणीय अध्यक्ष हैं, उन तक जब ये विचार गया तो उन्होंने कहा कि इसको विश्वविद्यालय की परिधि तक ही क्यों रखना चाहिए, इसको देश के पूरे भाषाई पत्रकारिता और हिंदी की पूरी जगत में ही क्यों ना प्रसारित करना चाहिए। तो ये जब संकेत उनकी तरफ से हुआ तो फिर वीर भारत न्यास की तरफ कदम बढ़े और ये विचार इस तरह से जो आज आकार ले रहा है, तो इस सामूहिक प्रयास के अनुभव में ये आया है कि आप केवल विचार कीजिए, वो अपना आकार स्वयं ग्रहण करता है। इसके बाद विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के संघर्ष और सफलता की कहानियों पर केंद्रित किताब माखन के लाल एवं कॉफी टेबल बुक कार्टून कथा का विमोचन हुआ। साथ ही देश भर से पधारे वरिष्ठ कार्टूनिस्टों का स्वागत भी मंच द्वारा किया गया। आचार्य जी ने स्मरण कराया कि 2 शताब्दी पूर्व पंडित युगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड के रूप में अपनी भाषा में संवाद का जो बीज बोया था, आज वो एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। श्रीमान युगल किशोर शुक्ला जी ने एक अपनी भाषा और उस भाषा से बनते हुए संवाद में हिंदुस्तानियों का हित पहचाना था। 200 साल बाद आज जब पत्रकारिता का राष्ट्रीय संस्थान ये आयोजन कर रहा है और देश के बड़े मनीषी पत्रकार यहाँ बैठे हैं और पत्रकारिता सीखने के लिए पूरी नई पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, तब हमें फिर से इस बार सोचना चाहिए, क्या पत्रकारिता अभी भी राष्ट्र के हित को भाषा में पहचानती है? पत्रकार में भविष्यवक्ता विधि है, इसलिए उसको बहुत सारे भविष्य कथन भी नहीं करते नहीं। पत्रकार वस्तुतः एक निष्क्रिय और तत्व की वैद्य है, जो समाज का नाड़ी परीक्षण करता है और उसे बताता है कि तत्वगत वैषम्य कहाँ कहाँ है। वहीं उदय माहुरकर जी ने उस दौर को रेखांकित किया जब पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी। बदलते दौर के बीच उन्होंने आज के मीडिया कर्मियों से एक मर्मस्पर्शी और बेबाक आग्रह किया कि वे किसी खेमे या विचारधारा के नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित के ध्वजवाहक बने। अगर महान महाराज की हमें रचना करनी है तो हमें बहुत बार लेना पड़ेगा इतिहास में से, और इतिहास में से हम बहुत बार गलत लेते हैं। तो हम जिस जग का भारत चाहते हैं, जिसकी कल्पना विवेकानंद, श्री अरबिंदो, मेरे गुरु स्वामी बाणवानंद जी ने की थी, वो भारत नहीं बन पाया। तो हमें सत्य के आधार में चलना है। पहले मन में ये भी तरीके से इम्प्रिंट कर देना माइंड के ऊपर कि देश सुप्रीम है, कोई व्यक्ति सुप्रीम नहीं है। कोई आदमी 10 काम अच्छे कर रहा है, आप लिखो। अगर 2 काम गलत कर रहा है, वो भी आपको लिखना चाहिए। इस वैचारिक यात्रा को व्यापकता देते हुए डॉक्टर सी जयशंकर बाबू ने एक अमूल्य सत्य सामने रखा। भारतीय हिंदी साहित्य दक्षिण से शुरू हुआ है और भारतीय हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ हिंदीगर प्रदेश से हुआ है, बंग प्रदेश से हुआ है। जब हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से आपको पता है, अब वंश का साहित्य जो है दक्षिण में बैठकर स्वयंभू ने जो उनका प्रथम महाकाव्य है उन्होंने रचा था। उद्घाटन सत्र से ही ये स्पष्ट हो गया था कि ये आयोजन केवल अतीत का उत्सव नहीं बनने वाला था। ये उन प्रश्नों को सामने लाने वाला था जिनका सामना आज का मीडिया हर दिन कर रहा है, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक की मायावी शक्ति से सावधान रहने की हमको निरंतर ज़रूरत है आज के मीडिया के परिदृश्य को देखते हुए। तो उस तरफ विश्वविद्यालय ने कुछ कदम बढ़ाए हैं और हम आगे निरंतर इस पे काम करने वाले हैं। ये 3 दिन बहुत यादगार रहने वाले हैं। वहां मौजूद युवा विद्यार्थियों के लिए ये केवल एक चेतावनी नहीं थी, ये उनके आने वाले कल के मीडिया परिदृश्य का यथार्थ था। और शायद यही प्रणाम उदंत मार्तंड आयोजन की सबसे बड़ी सार्थकता भी थी, अतीत के प्रति कृतज्ञता और भविष्य के प्रति पूर्ण सजगता। विचारों के इस लंबे प्रवाह के बीच दोपहर का भोजन केवल विश्राम का अवसर नहीं था, ये संवाद का एक और मंच था। मंच पर शुरू हुई चर्चाएं यहां व्यक्तिगत अनुभवों और नए विचारों में बदल गई थीं। सैकड़ों प्रतिभागियों के लिए की गई सुव्यवस्थित भोजन व्यवस्था
इस आयोजन की आत्मीयता और आतिथ्य का भी परिचय दे रही थी। दोपहर के बाद आयोजित पहले सत्र में डिजिटल समय में एक टीवी पत्रकारिता विषय पर देश के विभिन्न समाचार संस्थानों से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अनुभव साझा किए। प्रवीण दुबे, ब्रिजेश राजपूत, सलमान रावी, दीप्ति चौरसिया, सुधीर दीक्षित और अनुराग द्वारी ने डिजिटल मीडिया के विस्तार, दर्शकों की बदलती आदतों और टेलीविजन पत्रकारिता की नई चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की। वहीं इस सत्र का संचालन विश्वविद्यालय की पूर्व विद्यार्थी और पत्रकार संयुक्ता बनर्जी ने किया। मतलब हमारा मुकाबला भी उन्हीं के साथ है जो रील या तो बना रहे हैं देख रहे हैं 30 सेकंड के 60 सेकंड है ना, और उस 30 और 60 सेकंड में क्या होता है तो ये उसमें इसीलिए एथिक्स का कोई क्वेश्चन धजिया उड़ी हुई है। बहुत सी न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी क्या है, कंफर्मेशन कौन करेगा, डिस इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा समंदर है। उसमें एक जर्नलिस्ट को ये जगह बनाने दिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तब कर पाएगा उसको जब उसका कॉन्फिडेंस फोटो बेची है और उनको अपलोड करी आप बर्लिन स्टूडेंट, तो उन्होंने बताया था कि अब कुछ लोग, कुछ हजार लोग बचे हैं और कुछ करोड़ पत्रकार बचे हैं। तो हर आदमी पत्रकार है। एलन रास्ते में तो फाइट की जो भी उसको यूज़ करता है वो मीडिया है, तो वो मीडिया की परिभाषा बदल रही है। हर आदमी पत्रकार है और हर आदमी अपने आप तो व्यक्त करता है और नए नए तरीके से व्यक्त कर रहा है। आप अपनी अगर कोई लिंक डाल रहे हैं, मैं हिसाब से शो करता हूँ, अगर उसका लिंक डालता हूँ तो मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि वो एक आध जगह गोदी मीडिया जरूर लिखा होता है, क्योंकि अगर आपका टॉपिक उस दिन प्रो गवर्नमेंट हो गया तो वो लिखने वाले जरूर लिखेंगे। कुछ लोग उस पर अच्छा कमेंट भी करते हैं, वो आपको ये कहते भी यहाँ आपसे चूक हुई, या ये आपका शब्द चयन खराब था, या ये आपने गलत थी। तो प्रतिक्रियावादी है दर्शक हमारा, क्योंकि ये डिजिटल युग है तो बदलाव तो बहुत तेजी से होगा और तेजी से होगा। मतलब सुबह से शाम तक चीजें बदल जाती। पहले हम सोचते थे मतलब टेलीविजन की जो स्थिति थी तो उसने हमने जितना सीखा हमने समझ लिया कि हम इतना सीख चुके हैं, शायद यही तरीका है। जो टेलीविजन अभी फिक्स फॉर्मेट में है, लेकिन जो डिजिटल है इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। आप किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, कैसे भी आप उसमें जो है अपनी स्टोरीज दे सकते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर जाते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा ट्रोल हो जाते हैं। यहाँ पर विश्वसनीयता का सवाल होता है। ऐसी परिस्थिति में टेलीविजन की भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है। जब पहले ये था कि जब समाचार आते थे टेलीविजन पर लोग पहुंचते थे समाचारों तक, अब समाचार लोगों तक पहुंचते हैं। पहले हम फेंकते थे कि अब समाचार आएगा, अब आएगा। अब आपके हाथ में, जैसे कि पंप ऑफ की हम बात कर रहे हैं, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पर वो हर चीज देखता तो वही निकला तो उसे पता नहीं कि डिजिटल में बेचैन तो किया है पत्रकारों को, लेकिन उतना ही लोकतांत्रिक भी बनाया है। पहले जिन आदिवासियों की, जिन गरीबों की, जिन महिलाओं की, जिन दलितों की बात टेलीविजन में नहीं आती थी, अब वो खुद चलकर आ जाती है और उसके बाद टेलीविजन को उसको कवर करना पड़ता है। लेकिन एक दिक्कत उसके साथ ये आई है कि पहले क्या होता था कि हम पहले पुष्टि करते थे, जैसे सलमान सर ने कहा कि फ़ोन से, फैक्स से, कैसे भी वहाँ जा करके और फिर खबर आती थी। अब क्या होता है, जैसे ब्रिजेश जी कह रहे थे कि खबरें कदरी चल जाती हैं, वो महिला का वीडियो या उसकी तस्वीर चल रही और बाद में पुष्टि आती कहती भाई साहब मैं छूट रही थी, मुझे भी साथ ले लो, मुझे भी आके जाना है आपके साथ। ये केवल वक्ताओं का सत्र नहीं था, ये दो पीढ़ियों का संवाद था। एक ओर दर्शकों का अनुभव था तो दूसरी ओर पत्रकारिता के वे विद्यार्थी थे जो तेजी से बदलती मीडिया दुनिया में अपना स्थान तलाश रहे थे। दूसरा सत्र, जिसका विषय था उत्तिष्ठ भारत यानी उठो भारत, यह केवल एक वक्तव्य सत्र नहीं था, यह था भारत की आत्मा को जगाने का आह्वान। मंच पर फिर से उपस्थित थे अयोध्या के हनुमत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण, साथ में वरिष्ठ संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी और राजेंद्र शर्मा। वहीं इस सत्र का संचालन वरिष्ठ पत्रकार शिफाली पांडे ने किया। सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए कि सिलेबस के बाहर अब जब आपको अगले चरण में जिस दुनिया में जाना है, इन उत्तरों के सहारे आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। मनुष्य अपने को अपने लिए कैसे बरते, इसकी तैयारी बहुत कम है। उत्तिष्ठ भारत इस दिशा में कुछ प्रयत्न करता है कि आप अपने लिए कितने तैयार हैं। एक भ्रांति आई है हमारे भीतर कि सफलता पाने का जो मार्ग है वो सिद्धांतों का पत्थर उतारकर फेंक देने से ही तेजी से पार होता है। और फिर जो लोग आदर्श इत्यादि की बातें कहते थे वे हमारे लिए इतने अविश्वसनीय हो गए हैं, इतने दूर हो गए हैं
कि हम उनको नमस्ते करके आगे बढ़ जाते हैं। बहुत पहले हिंदी में एक कविता लिखी गई थी जिसमें कहा गया था, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, जो भी पूज्य हैं समाज में, दग्ध कर निज जग को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। जिन संस्थाओं ने, जिन आस्थाओं ने, जिन व्यवस्थाओं ने हमें निर्मित किया है, उनके प्रति हमारा विश्वास भाव निरंतर कम होता जाता है, और यह हर पीढ़ी के साथ है। सभागार में सन्नाटा था। विद्यार्थी नोट्स लिख रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार ध्यान से सुन रहे थे, और शायद हर कोई अपने अपने तरीके से ये समझने का प्रयास कर रहा था कि 200 वर्ष पहले लिखे गए शब्द हिंदुस्तानियों के हित के हेत आज भी इतने प्रासंगिक क्यों लगते हैं। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण के बाद वरिष्ठ संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी ने शब्द और विचार की साधना पर अपने विचार रखे। शब्द तप है। शब्द का प्रयोग तो हर जगह होता है, लेकिन जो शब्द का सदुपयोग करते हैं, शब्द का सत प्रयोग करते हैं, शब्द का सद प्रयोग करते हैं, वो तपस्वी होते हैं। और तप से ही शब्दों की साधना होती है, और एक साधक ही साधकों का निर्माण कर सकता है, और वो कर रहे हैं। वही वरिष्ठ संपादक राजेंद्र शर्मा ने स्वामी विवेकानंद के उत्कृष्ट भारत के आह्वान को वर्तमान भारत के संदर्भ में रखते हुए राष्ट्र और समाज के प्रति पत्रकारिता की जिम्मेदारी पर चर्चा की। हमें उन सब कमजोरियों से मुक्त होकर सच्चे मनुष्य का निर्माण करते हुए, मनुष्य कैसा, जो मनुष्य मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए मैंने जीवन लिया है, इस ध्येय को अपने सामने रखकर, इस विचार को सामने रखकर ऐसा मनुष्य बने जिसके लिए सेवा ही परम धर्म हो, उसी से भारत खड़ा किया जा सकता है। और इस दिशा में आगे बढ़ने का हम संकल्प लें। पहले ही दिन ये स्पष्ट हो गया था कि ये आयोजन केवल इस बात पर नहीं ठहरा कि पत्रकारिता कहाँ से आई है, ये लगातार ये भी पूछ रहा था कि पत्रकारिता अब कहाँ जाएगी। लेकिन प्रणाम उदंत मार्तंड का पहला दिन केवल अतीत और भविष्य के बीच संवाद तक सीमित नहीं था। ये उस व्यापक भारत की भी कहानी था जिसने पत्रकारिता को केवल एक पेशा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के साधन के रूप में देखा। सभागार के भीतर विमर्श चल रहा था, लेकिन सभागार के बाहर एक और दुनिया आकार ले रही थी। भारत भवन की लाइब्रेरी एक जीवंत न्यूज़रूम में बदल चुकी थी। यहीं से निकल रहे थे इस आयोजन के प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, विकल्प, पहल और MCU दर्शन न्यूज़ बुलेटिन। विद्यार्थी लगातार काम कर रहे थे। कोई रिपोर्ट लिख रहा था, कोई हेडलाइन बना रहा था, कोई पेज डिजाइन कर रहा था, तो कोई अगले सत्र की कवरेज के लिए कैमरा तैयार कर रहा था। यहां स्क्रिप्ट, एंकरिंग, कैमरा, एडिटिंग, सब कुछ विद्यार्थियों के हाथ में था। विभाग के शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में उनके साथ थे। यह केवल अभ्यास नहीं था, ये एक वास्तविक न्यूज़रूम था जहां समय कम था, दबाव अधिक था और ऊर्जा अपने चरम पर थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि देश भर से आए वरिष्ठ पत्रकार और अतिथि लगातार इस न्यूज़रूम में पहुंच रहे थे। वे विद्यार्थियों का काम देख रहे थे, सुझाव दे रहे थे और उनकी ऊर्जा की सराहना कर रहे थे। अब यह केवल एक आयोजन नहीं रहा था, यह पत्रकारिता की जीवंत कार्यशाला बन चुका था। वहीं मंच के पीछे एक और संवाद का संसार था, एक विशेष पॉडकास्ट स्टूडियो जहां विद्यार्थी और शिक्षक अतिथियों के साथ गहरी बातचीत में डूबे थे। ये पत्रकारिता का वो अभ्यास था जहां सवाल गहरे होते हैं और जवाब और भी गहरे। पहले दिन का सूरज ढलने वाला था, लेकिन भारत भवन के गलियारों में विचारों की रोशनी अब भी जगमगा रही थी। कहीं पत्रकारों के समूह दिन भर के विमर्श पर चर्चा कर रहे थे, तो कहीं विद्यार्थी अपने अनुभव साझा करते हुए नए दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास कर रहे थे। चाय की चुस्कियों के बीच डूबते सूरज के खूबसूरत दृश्यों को कैमरों में कैद किया जा रहा था। वहीं अनेक प्रतिभागी मंच से उभरे विचारों और प्रश्नों पर गंभीर मंथन में जुटे थे।
पहले दिन के विमर्श के बाद जब विचार थक जाते हैं तब संगीत बोलता है। भारत भवन के अंतरंग सभागार में संस्कृति का एक अद्भुत संगम था। उमेश तरकसवार के निर्देशन में जब वंदे मातरम हिंदी, तमिल और मलयालम में एक साथ गूंजा तो पूरा सभागार अनेकता में एकता को महसूस कर रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मृदुल घोष की दमदार आवाज में माँ तुझे सलाम ने देशभक्ति को एक नई ऊंचाई दी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि संवाद, चिंतन और सीखने की एक सतत यात्रा थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह प्रणाम उदंत मार्पेन एक नए उत्साह, नई ऊर्जा और नए विमर्शों के साथ अपने अगले महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ने वाला था। भारत भवन का वातावरण एक बार फिर जीवंत हो उठा था। एक नई सुबह और सामने था एक नया यक्ष प्रश्न कि आखिर भारतीय पत्रकारिता का वैचारिक अधिष्ठान क्या है? वो स्व क्या है जिसके बिना भारत बोध अधूरा रह जाता है? और भूमंडलीकरण के इस दौर में क्या आज का मीडिया उस स्व को बचा पा रहा है? इन्हीं गहरे सुलगते सवालों का उत्तर ढूंढने निकला था आयोजन का ये दूसरा दिन का पहला और पूरे संविमर्श का तीसरा सत्र इसी वैचारिक अधिष्ठान को समर्पित था। मंच पर मौजूद थे प्रफुल्ल केतकर, विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू और प्रोफेसर सोमा बंद्योपाध्याय। वहीं इस सत्र का संचालन डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा ने किया। वरिष्ठ विचारक प्रफुल्ल केतकर ने एक बड़ा सत्य सामने रखा कि पत्रकारिता में सिर्फ विचार प्रधान होता है, भाषा तो केवल एक माध्यम है। भारत का विचार ये स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा से होकर स्वराज तक गया था। भारतीय पत्रकारिता में भी वही चेतना हमको निरंतर दिखती है। भारतीय पत्रकारिता के विकास में उतंद मार्तंड उस स्वधर्म और स्वदेशी की चेतना का, स्वभाषा की चेतना के पुनर्स्थापना का प्रयास था, इसलिए उसके ये 200 वर्ष मनाने चाहिए। वहीं विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी के शब्दों में एक अलग गहराई थी। उन्होंने कहा, जिसे स्वबोध होता है वही आत्मनियंत्रित होता है। बैंक में पीओ हो सकते थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आईएएस हो सकते थे, लेकिन हमारी जो वैचारिकता है और हमारा जो वैचारिक अनुष्ठान है, उसकी स्थापना में यदि मेरा जीवन थोड़ा सा भी लेश मात्र उसमें योगदान कर सके तो मैं इस संवादी के व्यवसाय में आया हूं। तो ये जो आत्मनियंत्रण है, आत्मबोध और आत्मनियंत्रण है, तो ये जब तक आत्मनियंत्रण नहीं होगा तब तक हमारा वैचारिक अधिष्ठान पुष्ट नहीं होगा, और जब तक स्वबोध नहीं होगा तब तक भारत बोध नहीं होगा, राष्ट्र का बोध नहीं। पुदुचेरी से आए डॉक्टर जयशंकर बाबू ने इस विमर्श को एक नई दिशा दी। उन्होंने याद दिलाया कि भारत की तमाम भाषाएं और उनकी लिपियां किसी एक क्षेत्र की नहीं, बल्कि हम सबकी साझी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इन दर्जन भर लिपियों में हम अपने को 1-2 लिपियों तक क्यों सीमित करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप सब फिर किताब स्लेट लेके फिर लिखते बैठिए। एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये जो लिपियां हैं ये हमारी सांस्कृतिक प्रतीक है। बस आप यदि सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में यदि लिपियों को देखेंगे, जो राष्ट्रीय शब्द है वो आपके लिए सार्थक होगा। आप राष्ट्र में कहीं भी जाइए, किसी भी कोने में जाइए, तो वो आपका अपना ही लगेगा, आप पढ़ पाएंगे। इसी बीच पश्चिम बंगाल से आई प्रोफेसर सोमा बंद्योपाध्याय ने विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कविता की पंक्तियों को जब अपने सुरों में पिरोया तो पूरा सभागार भाव विभोर हो गया। बहुत दिन हुए
बहुत व्याय किया। देखने गया मैं पर्वतमाला, देखने गया मैं सिंधु, देखा नहीं पर नयन भर के, घर से 2 कदम चल के, एक धान की शीश पर एक शिशिर का बिंदु। और वो शिशिर का बिंदु आप क्या जानते हैं? हमारे पड़ोसी प्रदेशों को। मेरी मातृभाषा बांग्ला है, लेकिन मेरी धातृभाषा हिंदी है। धात्री मतलब जिसने मेरा पालन पोषण किया है, जिसने मुझे ये वाणी दी है कि मैं आज आपके सामने आपके समक्ष उपस्थित होकर कुछ बातें कह पा रही हूँ। जैसे जैसे दोपहर ढली, ये साफ हो गया कि प्रणाम उदंत मार्तंड केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक चेतना को जगाने वाला एक महासंवाद बन चुका है। वक्त बदला तो विमर्श के पन्नों पर नई चुनौतियां भी उभरने लगीं। चौथे सत्र का विषय था भूमंडलीकरण के बाद का भारत और मीडिया। मंच पर थे अमिताभ अग्निहोत्री, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, नगमा सहर और दिलीप कुमार शर्मा, जबकि संवाद को सूत्र में पिरो रहे थे आदित्य श्रीवास्तव। अमिताभ अग्निहोत्री ने उस बड़े बदलाव की ओर इशारा किया जिसने सूचना के पूरे तंत्र को बदल कर रख दिया है। भूमंडलीकरण से पहले के पत्रकारिता को भी देखा और उसके बाद को भी देख रहे हैं। पहले सूचना को बाधित करने का अधिकार हमेशा एक विशेष वर्ग के पास रहता था। जिसके पास शासन प्रशासन सत्ता है वो सूचना को प्रभावित कर देता था। सूचना के पास विस्तार के रास्ते बहुत कम थे। आज स्थिति ये है, आज कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री चाह ले कि हम इस सूचना को दबा देंगे तो ये संभव नहीं। स्वदेश में नहीं छपेगा, नई दुनिया में छप जाएगा, नई दुनिया में भी नहीं छपेगा, भास्कर में मतलब सब में रोक दिया तो डिजिटल है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने मीडिया के सामाजिक दायित्वों को रेखांकित किया। उन्होंने एक करवा मगर जरूरी सच याद दिलाया कि पत्रकारिता आज भले ही एक पेशा बन गई हो, लेकिन उसके बुनियादी कर्तव्य कभी नहीं बदलते। हमारी पीढ़ी उस इंडस्ट्री वाले दौर में आई। गुजरात जहां पर मैंने लंबे समय तक पत्रकारिता की, वहां पर मैंने सुना है उस दौर कि जब पत्रकारों के राष्ट्रीय डेलीगेशन आते थे क्या क्या कर्म कुकर्म करके जाते थे। और वो दौर तब था जबकि हम मोटे तौर पर मानते थे कि अभी भी पत्रकारिता जो है मिशनरी भाव में। आज की जो जनरेशन है और या हमारे बाद वाली जो जनरेशन है, मुझे लगता है और ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ये काम कर रही है। इसलिए कहीं से भी ये मन में जो है ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई पत्रकारिता बहुत बिगड़ गई। कहीं भी ये कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है कि जो है ये मिशनरी भाव जब खत्म हो जाता है, जब आप प्रोफेशनल के तौर पर एक्ट करते हैं तो आप बुनियादी सिद्धांत जो है पत्रकारिता के या जनसंचार के, उससे आप कंप्रोमाइज कर जाते हैं, आपके सामाजिक दायित्व कम हो जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नगमा सहर ने जब युवाओं से संवाद किया तो एक बेहद सरल मगर अचूक मंत्र दिया कि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। इस तेज भागती डिजिटल दुनिया में भी गहरा अध्ययन, भाषा पर मजबूत पकड़ और आपकी क्रेडिबिलिटी ही आपकी पहचान तय करेगी। पढ़ने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोई चैट जीपीटी जो है वो आपकी वैसी मदद नहीं कर सकता। उसमें तभी मदद हो सकती है जब आपकी जानकारी है, जो आप सवाल पूछेंगे उस हिसाब से जवाब मिलता है। अगर आप उसको सच मान के आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो उसके भरोसे मत रहिए। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बस मिल जाती है, उसी को जान लेते हैं कि बस यही सच है। ये नहीं है। तो पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। भाषा की बात है वो मैं भी मानती हूँ। हमेशा मैं लोगों को कहती हूँ, बच्चों को, कि अगर आपकी भाषा अच्छी है वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है। चाहे आपकी मातृभाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, लेकिन किसी एक भाषा पर तो आपका एक कंट्रोल होना चाहिए कि आप अच्छी भाषा में बात कर सकें। और अगर आप करते हैं तो आप दूसरे लोगों से अलग बनते हैं, क्योंकि भाषा बहुत कम लोगों के पास है। और वो स्लैंग्स और यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की भाषा हमेशा चल जाए, ये नहीं है। पूर्वोत्तर की माटी से आए दिलीप कुमार शर्मा ने उन आवाज़ों को मंच दिया जो अक्सर मुख्य धारा की मीडिया में खो जाती हैं। आजकल क्या है कि जब कोई भी छोटी सी वेबसाइट में किसी भी भाषा में, क्योंकि कई तरह के ट्रांसलेशन के किट जो है, टूल्स जो है वो हमको मिल जाते हैं, तो कोई भी स्टोरी जब वहाँ छपती है और जब राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े मीडिया घराने हैं वो देखते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट है, गुजरात में बैठा हुआ, मध्य प्रदेश में बैठा हुआ आदमी ये बात जानना चाहता है, तो पिक होती है। तो ये फ़ायदा तो हुआ है। लेकिन ये आयोजन सिर्फ गंभीर मंचीय भाषणों तक सीमित नहीं था। भारत भवन के एक कोने में कल्पनाओं का एक अलग ही संसार आकार ले रहा था।
देश के कोने कोने से आए प्रख्यात कार्टूनिस्ट सुभानी शेख, माधव जोशी, हरि मोहन वाजपेयी, देवेंद्र शर्मा, त्रयंबक शर्मा, अभिषेक तिवारी, चंद्रशेखर हाड़ा, हरिओम तिवारी और श्री श्रीवास्तव कैनवस पर हिंदुस्तानियों के हित विषय को अपनी कूची से उकेर रहे थे। कागज पे खिंचती वे आड़ी तिरछी रेखाएं सिर्फ कोई चित्र नहीं थीं, वे समकालीन समाज, सत्ता और पत्रकारिता के चेहरे पर एक करारा और तीखा व्यंग थीं। कार्टून कार्यशाला केवल चित्र बनाने तक सीमित नहीं रही। देश के वरिष्ठ कार्टूनिस्टों ने विद्यार्थियों के साथ खुलकर संवाद किया, अपने दशकों के अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार कुछ रेखाएं भी समाज के सबसे बड़े प्रश्नों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सकती हैं। अच्छी विधा है ये, कम जगह में और कम रेखाओं, कम शब्दों में और बहुत बड़ी बात, और उसमें ह्यूमर भी होता है, उसमें मैसेज भी होता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और उसको हमने जीवन में अपनाया भी, और अभी भी दूसरे लोग देखते हैं और जब उनकी राय मिलती है, उनकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो वो देख के अच्छा लगता है कि ये चीज़ जो है जिस हमने पर्पस से बनाई वो सॉल्व हो रहा है और लोगों को चीज़ पसंद आ रही है। लाइव कार्टून सत्र के दौरान कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने भी कार्टूनिस्टों की रचनात्मक अभिव्यक्तियों को देखा और उनकी सराहना की। शाम घिरने को थी और अब बारी थी दिन के सबसे मुख्य विमर्श की, नए भारत का निर्माण और हम भारत के लोग। मुख्य वक्ता थे सार्वजनिक जीवन और पत्रकारिता का लंबा तजुर्बा रखने वाले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी। हरिवंश जी ने जब बोलना शुरू किया तो पूरा सभागार एक असीम सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने चेताया कि जो समाज अपना अतीत भूल जाता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। 200 वर्ष पहले वो अखबार अगर छपा तो आज हम क्यों याद करें उसको? जो कुछ इतिहास का मर्म मैंने इतिहासकारों के की राय पढ़कर समझा, तो जो समाज अपना अतीत नहीं जानता उसका भविष्य नहीं होता। इसलिए मेरी समझ में इस आयोजन का मर्म यही है। 200 साल पहले पंडित युगल किशोर शुक्ल ने जब उदंत मार्तंड की शुरुआत की थी, तभी उन्होंने पत्रकारिता का ध्येय वाक्य तय कर दिया था। और मेरी समझ में उदंत मार्तंड के प्रकाशन का मकसद क्या था? उसका पहला वाक्य हिंदुस्तानियों के हित, यानी हिंदुस्तानियों के हित के लिए। दूसरा, उसमें अखबार का जो मस्टहेड था उदंत मार्तंड, उसके नीचे एक संस्कृत में श्लोक छपा होता था और उसका आशय जो मैं हिंदी में समझ सका, सूर्य के प्रकाश के बिना जिस तरह अंधेरा नहीं मिटता, उसी तरह समाचार सेवा के बिना अज्ञजन जानकार नहीं बन सकते। अज्ञजन यानी जो नहीं जानते चीज़ों को, गैर जानकार। इसलिए जो सूर्य जिस तरह काम करता है अंधेरे की रोशनी को दूर करने का, उसी तरह से यह समाचार पत्र जो लोग नहीं जानते व्यवस्था, अपने अतीत, अपने समाज, उसके बारे में तथ्यों से, जानकारी से मैं उनका यह अंधकार दूर करना चाहता हूं। आप सोचिए, आज हम 21वीं सदी में कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज पावर। दुनिया में एक व्यक्ति ने किस तरह से उस वक्त सोचा, उस मनीषी की दृष्टि पर आप गौर करें। इस वैचारिक यज्ञ में उदय सिन्हा ने याद दिलाया कि किसी भी विकसित राष्ट्र की असली पहचान उसकी जीडीपी से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के नैतिक व्यवहार से होती है। तो वेद में कहा कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम, यही है हम लोग, यह हम भारत के लोग, यही है, यही अवधारणा है। वो क्या कहता है? हम साथ चलेंगे, हम साथ बोलेंगे, साथ विचार करेंगे। यह है भारत की अवधारणा, यह है भारत एक राष्ट्र की अवधारणा। तब एक अच्छा राष्ट्र हम बना सकते हैं। विकास मिश्र ने अनुशासन को राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी बताया। आज सड़क पे सबसे बड़ी समस्या है कि हम गाड़ी ठीक से चला रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला अच्छी तरह से गाड़ी नहीं चला रहा है, वो दुर्घटना का कारण बनता है। और कितने हजारों हजार लोग मरते हैं, और मरने वाले में आपको पता है 60% से ज़्यादा युवा होते हैं। तो जिस देश में 60% युवा जो मौत है, उनमें से इतने सारे युवा हों, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा?
प्रत्यूष रंजन ने तकनीक और एआई पर बात करते हुए एक बेहद जरूरी बात कही कि तकनीक का जन्म इंसान को गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमताओं को पंख देने के लिए हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस होना जरूरी है, और जिसने ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पैदा कर लिया अपने अंदर भर लिया उसको, वो एआई टूल को डिक्टेट करेगा, नहीं तो वो डिक्टेट होगा। अब तय आपको करना है कि डिक्टेट होना है या डिक्टेट करना है। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से हर उस चीज़ को समझना, उसके प्लस उसके माइनस। टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते हैं, उससे उसके साथ साथ चलना आपकी मजबूरी है, लेकिन मेहनत ये करनी है कि उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप चल के उसको अपना असिस्टेंट बना के रखें, ना कि उसको अपना मास्टर बनाएं। वहीं सईद अंसारी ने विद्यार्थियों से भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक मूल्यों और देश प्रेम को अपनी पत्रकारिता की मूल चेतना बनाने का आह्वान किया। बहुत ही सिंपल छोटा सा एक शब्द है, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम। यही मेरी दृष्टि में हरिवंश सर पत्रकारिता की परिभाषा है। हर वो व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, हर वो व्यक्ति, हर वो विद्यार्थी, हर वो स्टूडेंट जो पत्रकारिता का है, जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, वही पत्रकार है। हम आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से नहीं रोकना चाहते, लेकिन विश्वास कीजिए, अगर आप हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति से दूर होंगे तो आपको मज़ा आएगा, आप बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे, आप दुनिया की सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन विश्वास कीजिए कि आप औंधे मुंह ज़रूर गिरेंगे। कि नए भारत का सपना छोड़ दीजिए, राम राज्य को आज ले आइए, सारी चिंताएं, समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं इस सत्र का संचालन गिरीश उपाध्याय जी ने किया। जैसे जैसे सूरज ढला, भारत भवन एक भव्य और जीवंत मीडिया कार्यशाला का रूप ले चुका था। गलियारों में प्रदर्शनियों पर टिकी आंखें, पॉडकास्ट रूम में गूंजते गहरे सवाल जवाब और न्यूज़ रूम में अगले दिन के अखबारों, विकल्प, पहल और न्यूज़ बुलेटिन को तैयार करने में जुटे विद्यार्थियों का वो पसीना बता रहा था कि यहाँ सिर्फ बातें नहीं हो रहीं, यहाँ भविष्य के पत्रकार गढ़े जा रहे हैं। और जब विचारों का ये लंबा विमर्श थोड़ा थका, तो घुंघरुओं की झंकार ने कमान संभाल ली। संस्कृति के अंतरंग सभागार में अनसुया मजूमदार और सुरश्री भट्टाचार्य के कत्थक की लयबद्ध थापों ने पूरे माहौल को एक असीम और अलौकिक शांति से भर दिया। दूसरा दिन ढल चुका था, लेकिन उम्मीदों का सूरज अभी बाकी था। अब सबकी निगाहें टिकी थी तीसरे और अंतिम दिन के उस महापड़ाव पर, जहां से एक नया सवेरा जन्म लेने वाला था। प्रणाम उदंत मार्तंड का तीसरा और अंतिम दिन। लेकिन वातावरण में किसी समापन का अवसाद नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की अनूठी अनुभूति थी। तीसरे दिन का शंखनाद एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के साथ हुआ, भारतीय भाषाओं का राष्ट्रीय स्वर। इस विमर्श की कमान संभाली प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे, हर्षवर्धन त्रिपाठी, जयंती रंगनाथन और शैलेश पांडे ने, जबकि पूरे सत्र को अपने सधे हुए शब्दों में पिरोया वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे ने। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कृपाशंकर चौबे ने एक सुंदर सत्य सामने रखा कि भारतीय पत्रकारिता मूलतः एक ही है, जो बस अलग अलग भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। विषय है मित्रों, यह जो भाषा सेतु बंधन है, यह अगर नहीं होता तो भारतीय, जैसे राधा कृष्ण जी ने एक साहित्य की परिभाषा दी थी, जो केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी की का ध्येय वाक्य है कि भारतीय साहित्य एक है जो कई भाषाओं में लिखा जाता है, कि पूरा भारत एक है, पूरी भारतीय पत्रकारिता एक है, चाहे जिस भाषा में वह संपन्न होती हो। वहीं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भारतीय समाज की संवाद परंपरा को
हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे मजबूत नींव बताया। हम जिस हिंदू परंपरा से आते हैं वो संवाद की बात करते हैं, विवाद का उसमें कोई स्थान नहीं, क्योंकि विवाद मतलब यह कि आप किसी चीज को खारिज करने की सो कॉल्ड आज की वोक परंपरा की तरफ जा रहे हैं। भारतीय भाषाओं का राष्ट्रीय स्वर देखना है तो समाज के राष्ट्रीय स्वर को सुनिए, और समाज को सुनना है तो समाज में कौन लोग क्या काम कर रहे हैं उसको सुनिए। सजग और संजीदार पत्रकार सुश्री जयंती रंगनाथन ने अपने 3 दशकों के अनुभवों को साझा करते हुए नई पीढ़ी को प्रेरित किया। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कहूंगी कि अगर आप लोगों को मौका मिले तो जरूर एक भाषा सीखिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे एमपी में आज पढ़ रहे हैं, आप नौकरी यहीं करेंगे। कल आप भारत के किसी कोने, विश्व में भी कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं। और जिस तरह से पत्रकारिता जो है पिछले 200 सालों में और खासकर मेरे देखते देखते पिछले 4 दशकों में पत्रकारिता जिस तरह बदली है, उसके बाद मुझे लगता है कि हम खुद ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में हम किस तरह की पत्रकारिता पढ़ना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे या करना चाहेंगे। इसी क्रम में तरुण भारत के संपादक शैलेश पांडे ने पत्रकारिता के 200 वर्षों के सफर को एक सूत्र में बांधते हुए कहा कि हिंदुस्तानियों के हित के हेत यही वो मूल बीज मंत्र है जो हमारी तमाम भारतीय भाषाओं का डीएनए तय करता है। और एक चीज उस समय में 200 साल के प्रवास की ओर हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक चीज कॉमन है कि हिंदी पत्रकारिता हो या भाषाई कोई भी पत्रकारिता भारत की, सब में असहमति का स्वर और चिकित्सा का स्वर, ये 2 चीजें बहुत कॉमन है। हिंदुस्तानियों के हित के हेत वह बीज मंत्र है जो भारतीय भाषाओं का डीएनए तय करता है। और मुझे विश्वास है कि सिर्फ मराठी नहीं कि सभी भाषाओं ने अपने इस डीएनए में, अपने इस डीएनए से जुड़ाव जो है कायम रखा है। 7वां सत्र विमर्श का रुख अब एक बेहद जरूरी मोड़ पर था, जिसका विषय था आत्मावलोकन और संकल्प। इस गंभीर विमर्श के लिए मंच पर आए न्यूज 18 के वरिष्ठ संपादक प्रतीक त्रिवेदी। उन्होंने नई पीढ़ी को सफलता का गुरुमंत्र देते हुए कहा, यहाँ कम बोलना, स्पष्ट बोलना और अपने बनाए नियमों पर अडिग रहना ही आपकी असली परीक्षा है। बहुत स्पष्ट बोलिए, थोड़ा बोलिए, सुनने के लिए पर्याप्त साधन रखिए। संकल्प है वो आएगा, वो कॉन्फिडेंस, संकल्प, पत्रकारिता में कैसे आगे बढ़ना है, ये तमाम सारे बिंदु हैं। इनमें कैसे कैसे धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, लेकिन सवाल यह है कि चीजों को कैसे प्रस्तुत किया जाए। प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये पेशा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे एक ही दिन में छलांग लगानी है, ना 14 साल 13 साल रिपोर्टिंग करी, उसके बाद ये असर हुआ, उसके बाद चीजें समझ में आई। प्रख्यात लेखक राशिद किदवई ने पत्रकारों को आत्ममंथन का आईना दिखाते हुए चेताया कि व्यक्तिगत इच्छाओं और समाचारों के बीच एक स्पष्ट पारदर्शी दूरी होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते, हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा रहता है। ये बिल्कुल चोली दामन का भोले और घास का रिश्ता है। देखिए, सिर्फ आप सच्चाई और ईमानदारी जो आपके बेसिक कोर क्वालिटीज़ होती हैं, जो वैल्यू सिस्टम, उस पर आप कायम रहें, आप तमाम चीज़ें, कोई भी कभी आपको कोई कष्ट और परेशानी नहीं होगी। जब आपका स्वार्थ बढ़ेगा तब आपकी समस्या आएगी। बदलते डिजिटल दौर पर बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अनुज खरे ने मौलिकता का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि आज एआई के इस दौर में भी सबसे ज्यादा कीमत उसी कंटेंट की है जो आपके खुद के अनुभव, अवलोकन और रचनात्मकता की भट्टी से तप कर निकला हो। कंटेंट बन रहा है, चैलेंज कहाँ है? सारे पब्लिशर किस जगह आज चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं? वो क्या है चैलेंज? आपने कंटेंट बना दिया, वो कंटेंट को रीच देने का काम, आप तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? बिग टेक्स यानी गूगल, मेटा जैसी कंपनियां, वो पहुंचा रही हैं आपके कंटेंट को आप लोगों के पास, यानी ऑडियंस के पास। अब प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे यहाँ की टीम या कहीं की भी टीम जो पत्रकारिता कर रही है, वो एआई से कंटेंट बनाती है और उसमें डाल देती है। तो गूगल कह रहा है कि बॉस, एआई तो मैं आपसे बेहतर कंटेंट बना दूंगा, आप मेरा कंटेंट बना के मुझे ही सर्व कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि ये लंबे दूर तक जाए, वो आपको रीच क्यों देगा? सो सबसे बड़ा उसका चैलेंज हो गया है ओरिजिनल कंटेंट कैसे बनाया जाए। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता ने भी इस बात का पुरजोर समर्थन किया
और कहा कि पत्रकार की सबसे बड़ी पहचान उसका मौलिक कार्य ही है। कौन आपको पढ़ेगा? जो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई हैं, छपी हुई हैं, बोली गई हैं, तो मौलिक तो होना ही चाहिए। इसीलिए हमने जब शुरू किया था तो उस समय एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई जाती थी, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती थी, ये सब बाईलाइन, और बाईलाइन उसी को मिलती थी जिसकी स्टोरी एक्सक्लूसिव होती थी, मौलिक होती थी। अगर वो मौलिक नहीं है तो बाईलाइन नहीं मिलेगी। और किसी भी रिपोर्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाईलाइन होती थी, क्योंकि उसी से लोग जानते हैं कि अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, मेरा चेहरा कौन पहचानता? तब टीवी तो था नहीं, तो सब नाम से पहचानते थे। किसी को काट दिया शरद गुप्ता, अच्छा हाँ आप शरद गुप्ता हैं, अरे आपको तो पढ़ते रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाईलाइन होती थी, और वो मौलिकता ही उसकी कसौटी थी। सत्र के अंत में अनिल पांडे जी ने पेड न्यूज के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब हमें ये स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा कि वास्तव में पत्रकार कौन है। एक तो सबसे बड़ा खतरा मुझे दिखता है, जिस पेड न्यूज की बात आज से 10-15 साल पहले हो रही थी, वो पेड न्यूज का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अभी एक उदाहरण था, आपने देखा होगा कि एक फिल्म मर्दानी रिलीज होने वाली थी, और चूंकि वो मिसिंग चिल्ड्रन पे थी, चूंकि मैं इस विषय पे काम करता हूं, तो आपने देखा था कि तेजी से अचानक सोशल मीडिया पे रील वायरल होने लगी कि दिल्ली में जो है वो बच्चों मिसिंग चिल्ड्रन की जो संख्या लगातार बढ़ गई। और इसके बाद अचानक से जो है, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी आजकल सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होता है, और अचानक से टेलीविजन चैनल पे डिबेट हो गई कि नहीं भाई, दिल्ली में जो है बड़े पैमाने पे बच्चे गायब हो रहे हैं। बाद में उनके प्रवक्ता को दिल्ली पुलिस को आना पड़ा और यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, उतने ही बच्चे मिस हो रहे हैं जितना हर साल होते हैं, और इतना हम रिकवर करते हैं, इसको नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि जांच होगी, और पता लगा कि बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर थे, मैं उनको पत्रकार नहीं कहूंगा, या बहुत सारे ऐसे लोगों ने पैसा लिया और पेड न्यूज के। तो ये खतरा एक बड़ा खतरा है। सत्र का संचालन कर रहे श्री प्रवीण शर्मा ने भी विद्यार्थियों को अपने अनुभवों के आधार पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। सपना देखना सिखाते रहें, हम खुद प्रेरित होते रहें, समाज प्रेरित होता रहा, ऐसी स्टोरीज पर हम काम करते रहें। और सबसे पहले हम हमारी पत्रकारिता का आत्मावलोकन करने से पहले हम अपना आत्मावलोकन कर लें, खासकर स्टूडेंट्स आत्मावलोकन करें कि उनका दिल पत्रकारिता किस विधा के लिए धड़कता है। तो अपनी धड़कन को पहचानना सीखें कि हम आर्ट एंड कल्चर में जाना चाहते हैं, हम फिल्म पत्रकारिता करना चाहते हैं, हम फील्ड की पत्रकारिता करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, वो धड़कन को पहचानें। और हमें सब इन सब महारथियों से इसी बारे में बात करेंगे, ताकि आप लोगों को कुछ इसमें से कुछ चीज ऐसा लगे कि आप इनसे ले सकते हैं। 8वां सत्र। इस सत्र में पूरे सभागार का आकर्षण केंद्र बने सुविख्यात फिल्मकार और पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। विषय था भारत स्वाभिमान। उनके साथ मंच पर उपस्थित थे वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर, और सत्र का कुशल संचालन कर रहे थे बंसल न्यूज के शरद द्विवेदी। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने अपने चिर परिचित दार्शनिक अंदाज में कहा कि जो सोचता है वो मनुष्य है, और जो निस्वार्थ भाव से देता है वो देवता है। देवताओं के लिए आदेश था दमन, अपनी इच्छाओं का, अपनी अभिलाषाओं का दमन करो। मनुष्य के लिए था दान, बांटो। दानवों के लिए क्या था? दया। जब तक ये द बच गया, मुझे लगता है भारत बच गया। अभी तक हमने समाज को ये नहीं बताया है कि जब जब जो महापुरुष हमारे देश में हुआ, उसको हमारे समाज ने हराया है। क्योंकि राम हमें तब तक प्रिय है जब तक राम हमें देते हैं। जब राम के मूल्यों को अपने जीवन में उतारना हो तो कठिन है। इसी सुर को आगे बढ़ाते हुए हितेश शंकर जी ने स्वाभिमान शब्द की अनूठी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान का असली अर्थ है स्व का अभिमान, यानी अपने पुरखों, अपनी महान परंपरा और अपने कड़े परिश्रम पर गर्व करना। स्व का अभिमान होगा, क्योंकि अगर स्व नहीं है और केवल अभिमान है तो आपका पराभूत होना, आपका हारना, आपका गिर जाना आदि यात्रा में ये निश्चित है। अभिमान और स्वाभिमान का यही अंतर है। स्व क्या है? स्व यानी मेरा, मेरा यानी मेरे पुरखों का, मेरे परिवार का, मेरे परिश्रम का, मेरी परंपराओं का क्या अर्जित है,
क्या पूंजी लेकर मैं इस यात्रा को पार करने के लिए निकला हूं। अगर मुझे पता है कि मेरी पोटली में क्या है तो फिर वो स्वाभिमान आता है। सत्र के अंत में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र गौरव ललित शर्मा को उनकी पुस्तक माखन के लाल में किए गए अद्भुत समन्वय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। 9वां सत्र। समापन की इस बेला में भारतीय पत्रकारिता के इतिहास और उसके दस्तावेजीकरण पर एक विशेष एकाग्र सत्र का आयोजन हुआ। इसमें डॉक्टर कृपाशंकर चौबे, जयराम शुक्ल, जवाहर कर्नावट, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी और इतिहास पुरुष विजयदत्त श्रीधर ने हिस्सा लिया। वहीं सत्र का संचालन शिवकुमार विवेक जी ने किया। यहाँ विजयदत्त श्रीधर जी की कालजयी पुस्तक समग्र भारतीय पत्रकारिता को इतिहास का एक अमूल्य दस्तावेज माना गया। श्रीधर जी ने बेहद भावुक होकर इस पुस्तक के निर्माण में योगदान देने वाले विश्वविद्यालय के कर्मठ विद्यार्थियों को याद किया। जिस किताब पर यहाँ चर्चा हो रही है उसकी पृष्ठभूमि में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का भी सहभाग है। सन 2005 से 2010 के बीच एक स्वतंत्र भारत में भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता एक शोध परियोजना इस विश्वविद्यालय में चली थी और उसके तहत जिस तरह से काम हुआ था उसमें बहुत सारे नए नए तथ्य आए थे और साथ में एक और बड़ा उसमें जो फ़ायदा निजी तौर पर मुझे मिला था वो ये कि लगभग 500 लोग देश के विभिन्न भाषाओं के विभिन्न क्षेत्र के उनका काम करने का अंदाज अलग, उनका लिखने का अंदाज अलग, तो भांति भांति के लोगों के बीच में जो एक इंटरेक्शन हुआ था उससे भी इसके परिष्कार में बड़ी मदद मिली थी। जवाहर कर्नावट ने 7 समंदर पार विदेशों में हिंदी पत्रकारिता की गौरवशाली यात्रा पर प्रकाश डाला, तो जयराम शुक्ल ने इतिहास को सहेजने की आवश्यकता पर बल दिया। आपको पता होगा 1883 में कालाकांकर के महाराजा ने लंदन से हिंदुस्तान का प्रकाशन किया था और वो हिंदुस्तान अंग्रेजी हिंदी में निकला और उसके बाद उर्दू में भी निकला और उसी ने आवाज़ उठाकर सर सैयद अहमद को ब्रिटिश संसद की सदस्यता दिलाई थी भारतीयों के हित में। तो वो इतिहास 1883 से शुरू हो गया। त्रिनिदाद टोबैगो भारत से 14,000 किलोमीटर दूर है और आप सोचिए उस अखबार में पंजाब के समाचार, दक्षिण के समाचार, उत्तर के समाचार, सारे समाचार वहाँ के भारतीयों को देने रहते थे। तो इस प्रकार ये जो पत्रकारिता है विदेश की पत्रकारिता उसका भी ये गौरवशाली इतिहास है। हम अपने इतिहास से जब तक प्रेरणा नहीं लेंगे तब तक हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही कि जो लोग अपने पुरखों को भूल जाते हैं, जो लोग अपने इतिहास को विस्मृत कर देते हैं, वो पीढ़ी आगे चलकर मानसिक रूप से अपाहिज बनती है। वहीं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी ने विद्यार्थियों को जागरूक, संवेदनशील और उत्तरदायी पत्रकार बनने का संदेश दिया। अगर किसी शहर की सड़कें खराब है, किसी शहर में प्रशासन खराब है, गुंडागर्दी ज़्यादा है, तो पुलिस की नाकामी नहीं है, वहाँ की पत्रकारिता की नाकामी है। जिस शहर के पत्रकार जागरूक होते हैं वहाँ आप पाएंगे कि ये सब चीज़ें नहीं होती है और ये सब विद्यार्थी आगे जाकर एक अच्छा समाज बनाएंगे। वे खुद अच्छे पत्रकार बनेंगे, लेकिन अच्छा पत्रकार बनना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है अच्छा समाज बनाना और अच्छा देश बनाना। समापन सत्र 3 दिन, 9 सत्र, सैकड़ों प्रखर विचार और हजारों गूंजते शब्द और अंत में मंच पर आए वे विद्यार्थी जिन्होंने इस महा आयोजन के दौरान वे अनुभव साझा किए जो किसी बंद किताब या बंद कमरों में कभी नहीं मिलते। ऐसा समय था जहाँ पे हम हमारी हिंदी पत्रकारिता के भविष्य के बारे में भी जान रहे थे, समझ रहे थे कि कैसे आने वाली डिजिटल वर्ल्ड में हम हिंदी पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारों का क्या भूमिका रहेगी। 3 दिन के सत्रों में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत ऐसे दिग्गज लोगों से मिला, उनके समक्ष बैठकर उन्हें सुना जिन्हें शायद हम टीवी में देखते थे और नहीं सोचे थे कि कभी मिल पाएंगे या देख पाएंगे। इस वैचारिक महायात्रा के अंतिम पड़ाव पर मंचासीन थे विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी, कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर पी शशिकला, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के प्रमुख डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा, वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी और भारत भवन के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर प्रेम शंकर शुक्ला। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों की अद्भुत रचनात्मक ऊर्जा और कड़े अनुशासन की मुक्त कंठ से सराहना की।
बड़ी बात है कि हमने अपने अतीत को स्मरण में रखा और अतीत की शिला पर वर्तमान का कुछ भवन खड़ा करना चाहते हैं। तो आप सब उस भवन के शिल्पी हैं, तो इस अपनी भूमिका को समझिए। इस 3 दिन के सत्रों में जो मैंने सुना उसमें से एक आवाज़ निकली, वो ये कि कहीं ना कहीं जन सामान्य की आवाज़ मध्यम पड़ रही है मीडिया में, उसको और तेज़ करने की ज़रूरत है और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि ये हो रहा था, मेरी अपनी जानकारी में किसी अपने पुरखे को लेकर अपने माध्यम में जिसके कृतित्व के व्यक्तित्व को, जिस व्यक्तित्व को हम यहाँ लगातार याद कर रहे हैं 3 दिनों से, इतना सुंदर आयोजन कहीं हुआ हो मुझे नहीं याद है। विजय मनु तिवारी ने जिस तरह से अपनी एक सक्रियता दिखाई है और एक सहज रूप से कि करना है मतलब करना है, तो ये गति उनकी बनी रहे और हम सब साथ में हैं। आप सभी यहाँ जो डिस्कशन हुआ उस सबको विचार करिएगा, लिखिए। जैसे मुकेश जी ने कहा, हम सब इस जो भी हमारे अनुभव है उसको हम शेयर करें, ज़्यादा लोग तक लेके जाएं। ये विचार था, आमतौर पर जितने व्याख्यान, उपदेश और प्रवचन पूरे देश में अनवरत चलते हैं, वो पूरा एक तरफा संवाद होता है, एक तरफा बात होती है। कोई उधर कुछ कहता है, सामने बैठे लोग सुनते हैं और अंत में चले जाते हैं। ये विचार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया कि इसको ऐसा नहीं होने देंगे और ये 3 दिन हम एक प्रयोगशाला की तरह काम करेंगे। तो जो 250 विद्यार्थी इसके लिए चुने गए थे यहाँ की पूरी टीम में काम करने के लिए, उनमें से 50 विद्यार्थियों ने उस प्रयोगशाला को एक न्यूज़ रूम की तरह यहाँ 3 दिन चलाया है। 2 दिन के छपे हुए अखबार सबको मिले हैं और वो बहुत ही लाजवाब छपे हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री पिछले साल में बनाई हैं उसका प्रदर्शन बाहर स्क्रीन पर हुआ और हर दिन उन्होंने वीडियो बुलेटिन बनाई है, जैसे शाम को टीवी पे बिल्कुल जारी करनी है, और बहुत ही गुणवत्ता का उन्होंने प्रोडक्शन किया है। मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और तभी कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो ये कि ये प्रणाम उदंत मार्तंड जो श्रृंखला है उसका ये पहला संस्करण है जो यहाँ समाप्त होने जा रहा है। लेकिन इसके बाद हम कोलकाता सहित स्वाधीनता की लड़ाई में जिन जिन शहरों से हिंदी पत्रकारिता के गढ़ रहे हैं और पूरा एक तूफान खड़ा किया है संपादकों ने, प्रखर संपादकों ने, हम उस सारी भूमि को प्रणाम करने वाले हैं जाकर। जब विचारों का ये विचार महासागर शांत हुआ, तब 3 दिनों के इस विमर्श का अंतिम पड़ाव आया, निर्गुण भक्ति का एक अलौकिक संसार। देवास के प्रख्यात गायक श्री भुवनेश कोमकली की जादुई आवाज जैसे ही हवा में घुली, तुलसीदास की शाश्वत वाणी, मीरा की तड़पती विरह, कबीर की रहस्यमयी माया और संत तुकाराम की अनन्य भक्ति एक एक करके पूरे वातावरण में तैरने लगी। और जब अंतिम सुर थमे तो पूरा सभागार एक असीम आध्यात्मिक शांति और एक अनंत अनुगूंज से भर गया। विमर्श के साथ साथ भारत भवन की गैलरी में लगी प्रदर्शनियों ने भी सबका दिल जीत लिया। इसके साथ ही विख्यात कार्टूनिस्टों के तीखे व्यंग्य चित्र और कला दीर्घा में सजे छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में उपयोग में लाए जाने वाले प्राचीन भारतीय शस्त्र आगंतुकों को हमारी महान विरासत से रूबरू करा रहे थे। 3 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक महाआयोजन में केवल भाषण नहीं हुए, यहाँ असल मायने में पत्रकारिता जी गई। यहाँ प्रतिदिन लाइव समाचार पत्र बने, पॉडकास्ट तैयार हुए, न्यूज़ बुलेटिन प्रसारित हुए और सबसे महत्वपूर्ण, एक नई युवा पीढ़ी ने पत्रकारिता को केवल एक करियर के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति एक पवित्र उत्तरदायित्व के रूप में देखना शुरू किया। भारत भवन की रोशनियां अब धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थीं। अतिथि अपने गंतव्य को लौट रहे थे
और वो कोलाहल भरा सभागार अब धीरे धीरे खाली हो रहा था। लेकिन 200 वर्ष पहले पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रज्वलित किया गया वो शाश्वत विचार आज भी वहां पूरी प्रखरता के साथ उपस्थित था। हिंदुस्तानियों के हित के हेत। शायद यही प्रणाम उदंत मार्तंड की सबसे बड़ी और अमर उपलब्धि थी। उसने केवल इतिहास को याद नहीं किया, उसने इतिहास की उंगली पकड़कर उसे वर्तमान से जोड़ा और वर्तमान को भविष्य की ओर बढ़ने की एक महान प्रेरणा दी।